अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी और बहुत मशहूर ब्रांच जिसमें आमतौर पर लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और उसका नाम है मेटाफिजिक्स। हम मेटाफिजिक्स को समझेंगे, ये देखेंगे कि मेटाफिजिक्स किन चीज़ों को अपना टॉपिक बनाती है, और मेटाफिजिक्स की अपनी सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेटाफिजिक्स की अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि फिलोसफी के बारे में ये बात कही जाती है कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, वो सब ओरिजिनेट हुए हैं फिलोसफी से। ये जो वर्ड है फिलोसफी का, इसके ऊपर मैं बहुत सारी बात अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो काइंडली पहले वो देख लें, ताकि आपको ये जो लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है ये समझ में आए। देखिए, अगर तो आपका एक क्यूरियस माइंडसेट है, अगर आप सोचना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं, अगर आप चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाते हैं, तो असल में आप फिलोसफी के रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं। फिलोसफी सिर्फ नाम ही है क्वेश्चंस उठाने का, और चीजों को क्वेश्चन करने का, और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर तलाश करने का। इन क्वेश्चन के आंसर साइंस तलाश करती है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और लॉज और थ्योरीज के थ्रू, जबकि फिलोसफी इन क्वेश्चन के आंसर्स को तलाश करती है अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जो कि फिलोसफी की अलग अलग ब्रांचेस में पाए जाते हैं। तो ये जो फिलोसफी का सब्जेक्ट है, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। इसमें सबसे पहली और सबसे मशहूर ब्रांच, जिसमें मैंने कहा जैसे आपसे कि अक्सर लोगों का इंटरेस्ट पाया जाता है, वो ब्रांच है मेटाफिजिक्स की। देखिए, मेटाफिजिक्स का मतलब है बियॉन्ड फिजिक्स। फिलोसफी की ऐसी टाइप जो कि बियॉन्ड फिजिक्स सोचती हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है कि जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से मिलके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होते हैं। ये बात हमें साइंस बताती है। लेकिन आप अगर ये सवाल करें कि ये तो ठीक है, चले बात समझ आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को उस सर्कुलर मोशन में कौन लेकर आया, किसने इलेक्ट्रॉन्स को उस सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू किया? तो ये जो असल में सवाल है ना, फिजिक्स इसको आंसर नहीं करती, और ये सवाल फिर चला जाता है मेटाफिजिक्स की डोमेन में। बिल्कुल इसी तरीके से वो तमाम सवाल जो कि फिजिक्स आंसर नहीं कर सकती, जहां पर आकर फिजिक्स लिमिट हो जाती है, ये तमाम क्वेश्चन हम एड्रेस करते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। अच्छा, मैं फिजिक्स का वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, फिजिक्स से मुराद साइंस है। यानी जो सवाल साइंस के बियॉन्ड है, जिसको साइंस सॉल्व नहीं कर सकती, जो साइंस की लिमिटेशन के बाहर है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेटाफिजिक्स की डोमेन में। अब ये जो मेटाफिजिक्स की ब्रांच है, इसके अंदर खुद बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, इसके अंदर खुद कुछ बड़ी ब्रांचेस मौजूद है, जिसमें से सबसे पहली ब्रांच है जिसका नाम है कॉस्मोलॉजी। दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है थियोलॉजी। तीसरी ब्रांच है जिसका नाम है साइकोलॉजी। तो ये तीन ब्रांचेस मेटाफिजिक्स की डोमेन के अंदर लाई करती है। कॉस्मोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये फिलोसफी की या मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि ये डिस्कस करती है कि हमारी ये पूरी दुनिया, हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये कैसे वजूद में आया, किसने इसको पैदा किया, किसने इसको बनाया। अगर किसी ने इसको बनाया है तो बनाने वाला कौन था? अगर किसी ने इसको बनाया है, इसका मतलब यह है कि बनाने वाले के पास किसी चीज की कमी होगी जब उसने इसको बनाया है। और बिल्कुल इस तरह के जो सवालात हैं ये डिस्कस किए जाते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर। अच्छा ठीक है, अगर ये बन गई तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एंड किस तरह से होगा, इसका एंड कब होगा, इसका एंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये तमाम क्वेश्चंस वो हैं जो कि कॉस्मोलॉजी की ब्रांच के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। मेटाफिजिक्स की दूसरी ब्रांच है थियोलॉजी। थियोलॉजी बेसिकली उन लोगों को डील करती है। सबसे पहली बात तो थियोलॉजी को वो लोग डिस्कस करते हैं जो कि किसी गॉड में, किसी क्रिएटर में बिलीव करते हैं। थियोलॉजी मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक क्रिएटर या गॉड के साथ है। और जाहिर सी बात है कि वो तमाम रिलीजन जिनके अंदर गॉड का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है, वो लोग मेटाफिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिग आउट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस दुनिया के अंदर हर रिलीजन ऐसा नहीं है जिसके अंदर गॉड का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मौजूद हो। कुछ रिलीजन्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अंदर गॉड का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, जैसे कि हमारे पास टाओइज्म जो है चाइना में, या इसके अलावा जैनिज्म जो कि है इंडिया में। इस तरह के बहुत सारे रिलीजन्स हैं दुनिया में जिनके अंदर इस तरह से गॉड का कोई वजूद, गॉड की कोई एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी इसके अलावा जितने भी रिलीजन हैं जिनके अंदर गॉड की एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर फिर मेटाफिजिक्स ये क्वेश्चन रेज करती है कि अगर इस दुनिया को किसी गॉड ने बनाया है तो वो गॉड एक है या एक से ज्यादा है, वो कैसे दिखता है या वो किस तरह का होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। और अगर उसने इस दुनिया को बनाया है, इस यूनिवर्स को बनाया है, तो क्या वो यूनिवर्स के अंदर है या यूनिवर्स के बाहर है? अगर वो इस दुनिया के अंदर है तो उसने ये दुनिया, ये यूनिवर्स बनाई कैसे है? और अगर वो इस यूनिवर्स से बाहर है तो उसका फिर इस यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे है? यानी कि अगर वो इस यूनिवर्स से बाहर है तो वो दुनिया के लोगों के और इस यूनिवर्स के लोगों के जितने भी दुख दर्द हैं, परेशानियां, उनको सुनता कैसे है? ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेटाफिजिक्स की इस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं थियोलॉजी। मेटाफिजिक्स की जो तीसरी बड़ी टाइप है ये है साइकोलॉजी।
और ये डिस्कस करती है फिलॉसफी के एक बहुत बड़े क्वेश्चन को, हु एम आई। इंसानों से रिलेटेड ये फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा सवाल है, हु एम आई। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी आंखें उसे देखती हैं, हम ये कहते हैं मैंने उसे देखा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे हाथों ने इस चीज को उठाया, हम कहते हैं मैंने इसे उठाया। तो ये मैं क्या चीज है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या चीज है, इसको डिस्कस करती है साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे आप शायद इसको कंफ्यूज कर रहे हो माइंड के साथ, लेकिन मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। हम हमारी बॉडी में मौजूद कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कि इमोशंस को फील कर सकता हो। ना आपके हाथ इमोशंस को फील कर सकते हैं, ना आपकी आंखें इमोशंस को फील कर सकती हैं, ना कान इमोशंस को फील कर सकते हैं, ना आपका ब्रेन इमोशंस को फील कर सकता है। आपका ब्रेन सिर्फ लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, चीजों को मेमोराइज कर सकता है। लेकिन ये जो इमोशंस को फील करने वाला काम है, ये जो क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट है, देखें ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो सबके पास नहीं है, ठीक है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जो एनालिटिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं, ब्रेन तो सबके पास इक्वली होता है। लेकिन ये चीज उन सबके अंदर किस तरह से आ जाती है, ये कहलाती है, ये एड्रेस करती है साइकोलॉजी। आज तक इंसान सिर्फ इस चीज के ऊपर ही अपना इन्हिसार किए हुए था कि हम मशीन से या कंप्यूटर से इस हवाले से बेहतर थे। आज से कुछ अरसे पहले तक कि हम बेहतर तरीके से सोच सकते थे, हम बेहतर तरीके से लॉजिकल रीजनिंग परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा, पिछले 20 25 30 सालों में, कि कंप्यूटर्स की स्टोरेज बहुत हद तक बढ़ गई, कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग, ये सब चीजें इस हद तक बढ़ गई कि कंप्यूटर्स ने इंसानों को बहुत सारी जगहों पे बीट करना शुरू कर दिया। फिर अभी पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में इंसान सिर्फ ये सोच रहा था, बल्कि उसका सिर्फ एतबार इस चीज के ऊपर था कि चाहे कंप्यूटर्स के किसी भी हद तक एडवांस हो जाएं, वो इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, वो इंसानों की तरह कभी भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे में जब से एआई मॉडल्स आना शुरू हुए हैं, तो ये चीज भी इंसानों के हाथ से निकल चुकी है। अब कंप्यूटर्स इंसानों से बेहतर क्रिएटिव थिंकिंग कर पा रहे हैं। तो साइकोलॉजी की ये जो पूरी फील्ड है, ये पिछले कुछ अरसों से इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है, कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या चीज है, हमारी सोल क्या चीज है, हमारी माइंड क्या चीज है, हमारी बॉडी क्या चीज है, और इन सब का अलग अलग मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ये तमाम चीजें डिस्कस की जाती हैं साइकोलॉजी के टॉपिक के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और फिलॉसफी की बाकी टाइप्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।